दोस्तों, अब एक नए सेक्टर में भारत ने कतर की नींद हराम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि वर्तमान समय में भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है। लेकिन भारत जिस तरीके से हाइड्रोजन फ्यूल सेक्टर में लगातार तेजी से काम कर रहा है, इससे यही लगता है कि इन फ्यूचर भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन फ्यूल जनरेशन कैपेसिटी होने वाली है। वैसे देखा जाए तो भारत टोटल कैपेसिटी के हिसाब से दुनिया के चौथे स्थान पर तो है ही, लेकिन अगर एक इंडस्ट्री यानी कि एक रिफाइनरी की बात की जाए तो भारत के पास जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी। इसे रिलायंस इंडस्ट्रीज संचालित करती है। इसमें एक दिन में करीब 1.2 मिलियन बैरल कच्चे तेल को रिफाइन किया जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो क्रूड ऑयल और हाइड्रोकार्बन के बिजनेस में रिफाइनरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर रिफाइनरीज नहीं होंगी तो क्रूड ऑयल को एक्चुअल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने का काम आखिर करेगा कौन? और यही सेम काम हाइड्रोजन इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइजर के जरिए किया जाता है। लेकिन आज एक ऐसी रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिससे ये सारी चीजें क्लियरली बताई जा सकती हैं कि भारत फ्यूचर में दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस करने वाला देश भी बनने वाला है। दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक 7 जुलाई 2023 को भारत की सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से 1.5 गीगावाट के इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चर करने के लिए कुछ कंपनी को इनवाइट किया गया था, जिसमें करीब 21 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा उस समय हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने वाली कंपनियों को भी इन्वाइट किया गया था, जिसमें करीब 14 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया था। और इस बार नए स्टार्टअप में छोटी कंपनियां नहीं बल्कि बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया। अगर हम इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री में कुछ हाईलाइट कंपनियों की बात करें तो उसमें रिलायंस इलेक्ट्रोलाइजर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, अडानी ग्रुप और L&T जैसे प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया। एंड टोटल कैपेसिटी थी 1.5 गीगावाट की। लेकिन जिस तरीके से कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है, रिजल्ट से ये सामने निकल कर आ रहा है कि इससे करीब 3.4 गीगावाट की एनुअल कैपेसिटी के साथ इलेक्ट्रोलाइजर को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। आपको बता दें कि भारत भले ही अपनी ज़रूरत के हिसाब से इलेक्ट्रोलाइजर प्रोड्यूस न कर रहा हो, लेकिन भारत के अंदर कई ऐसी अमेरिकन कंपनियां काम कर रही हैं जो भारत से इलेक्ट्रोलाइजर एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। वो लगातार अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाती जा रही हैं। वैसे देखा जाए तो ICCL का टारगेट यही है कि भारत के अंदर करीब 4,50,000 टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस किया जाए। इसके लिए इलेक्ट्रोलाइजर सबसे ज़रूरी डिवाइस मानी जाती है। आसान शब्दों में बात की जाए तो इलेक्ट्रोलाइजर वो मशीनरी है जिसका इस्तेमाल करते हुए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया जाता है। जहां पर हाइड्रोजन को अलग करके हम हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रोलाइजर में पार्टिसिपेट कर रही कंपनियों की बात की जाए तो इसमें ओहमियम, जॉन कॉकरेल और जिंदल इंडिया जैसी कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के मामले में ग्रीन को JSW, वेलस्पन, SPV और भारत पेट्रोलियम जैसे बड़े प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया है। इसके अलावा जहां एक तरफ दुनिया की कई डेवलप्ड कंट्रीज अपने देश के अंदर सिंगल हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में 2 बिलियन, 2.5 बिलियन या फिर $5 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करा रही हैं, वहीं भारत सिर्फ एक स्टेट के अंदर करीब 80 से 85 या फिर $90 बिलियन तक इन्वेस्टमेंट के साथ आगे बढ़ रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ऑलरेडी रिपोर्ट सामने निकलकर आ चुकी है जिसमें बताया गया कि भारत ने सिर्फ बेसिक या फिर कहें कि फाउंडेशन में हाइड्रोजन प्रोजेक्ट और हाइड्रोजन इंडस्ट्री को बड़े स्तर पर शुरू करने के लिए $2.5 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है। और ऐसा इसीलिए पॉसिबल हो पा रहा है क्योंकि भारत एक ऐसी लोकेशन पर है जहां पर साल के 365 दिन धूप पहुंचती है और इसीलिए भारत के लिए सबसे ज्यादा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना बहुत इजी है। तो इसी एडवांटेज के साथ भारत के अंदर $बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। इसके अलावा दुनिया के कई देशों ने हाइड्रोजन फ्यूल इंपोर्ट कराने की बात कही है। दोस्तों, द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने अब तक करीब $2.5 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट कर दी है और ये इन्वेस्टमेंट सिर्फ हाइड्रोजन प्रोडक्शन, उनके ट्रांसपोर्टेशन और नए नए प्लांट्स के लिए जो बेसिक फाउंडेशन है उस पर खर्च की गई है। और ये सारी इन्वेस्टमेंट अडानी ग्रुप की सबसे बड़ी कंपनी जिसका नाम है अडानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा खर्च की गई है। और अडानी ग्रुप का टारगेट यही है कि भारत में 2027 तक करीब 1 मिलियन टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन इनकी तरफ से किया जाएगा और अगले 10 सालों में करीब इसमें $50 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट की जाएगी।
साथ ही 30 लाख टन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन किया जाएगा, जिसे हम अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट या फिर कहें कि दुनिया के हर कोने तक एक्सपोर्ट करने की तैयारी में है। और अडानी ग्रुप ने अनाउंसमेंट की थी कि गुजरात की मुद्रा में हाइड्रोजन प्लांट को सेटअप कर रहे हैं। उसके बेसिक फाउंडेशन को काम को किया जा रहा है और वहां से मिडिल ईस्ट तक डायरेक्टली पाइपलाइन कनेक्टिविटी बिछाई जाएगी, ताकि हम डायरेक्टली वहां पर हाइड्रोजन एक्सपोर्ट कर पाएं। अगर मिडिल ईस्ट की बात की जाए तो यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों ने भारत के साथ इस प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियसनेस दिखाई है और उन्होंने भी कहा है कि हम ऐसी पाइपलाइन कनेक्टिविटी बनाएंगे जिससे हम इजीली क्रूड ऑयल जैसी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें। इसके साथ साथ हाइड्रोजन जैसी चीज़ों को भी इंपोर्ट कर पाएं, यानी मल्टीपल बिजनेस। अडानी ग्रुप की सबसे अच्छी बात यह है कि अडानी ग्रुप पूरे प्रोसेस को एक साथ लेकर चल रहा है, यानी कि सोलर पैनल को बनाने वाली मल्टीपल फैक्ट्रीज भी भारत में सेटअप की जानी है। इसके अलावा सोलर पैनल में इस्तेमाल होने वाले वेपन्स, सेल्स मॉड्यूल्स और बैटरी का प्रोडक्शन अडानी ग्रुप करने वाला है और विंड टरबाइन में इस्तेमाल होने वाले जनरेटर और मल्टीपल इलेक्ट्रॉनिक चीजों का प्रोडक्शन भी अडानी ग्रुप करेगा, ताकि उन्हें कोई भी कंपोनेंट या फिर मशीनरी किसी और देश से इंपोर्ट करने की जरूरत ही न पड़े। आपको याद होगा रिसेंटली अडानी ग्रुप ने 5.2 मेगावाट के विंड टरबाइन जनरेटर को भी विकसित किया है, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल टरबाइन जनरेटर माना गया है। और इसी साल हुई बड़ी डेवलपमेंट की बात की जाए तो अडानी ग्रुप ने सितंबर के महीने में जापान और ताइवान जैसे देशों के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया को प्रोड्यूस करने और इसके अलावा इसको एक्सपोर्ट करने के लिए कई समझौते भी साइन किए हैं। बाकी आपको क्या लगता है, इससे भारत को ग्लोबली फायदा होने वाला है या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। धन्यवाद।